गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एंजाइमिक अभिक्रियाओं के बारे में, है ना बच्चों। देखिए जैसे कौन सा एंजाइम किस अभिक्रिया को करता है, कौन सा एंजाइम किस अभिक्रिया को नहीं कर सकता है, ये सब हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं, पहला जो है एंजाइम स्रोत और एंजाइमी अभिक्रिया है। यानी एंजाइम कौन कौन सा एंजाइम होता है और एंजाइम का स्रोत, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों कि वो कहाँ से पाया जाता है, और दूसरा ये कौन कौन से अभिक्रियाओं को करता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला एंजाइम जो होता है इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम को ईस्ट से पाया जाता है, ईस्ट से बनाया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे ईस्ट का होता है, जैसे पिज्ज़ा का बेस देखो, पिज्ज़ा का बेस, पिज्ज़ा करे है ना, पिज्ज़ा का बेस देखे हो कि नहीं देखे हो। तो पिज्ज़ा का जो बेस होता है वो किससे बनता है, ईस्ट से, कुछ से ईस्ट से। बर्गर देखे हो, बर्गर नहीं देखे हो, बर्गर नहीं खाए हो बर्गर, तो बर्गर का होता है, ईस्ट से बना होता है ना। समझ में आया कि नहीं आता। इन्वर्टेड एंजाइम भी किससे पाया जाता है, ईस्ट से, और जाइमेज भी किससे पाया जाता है, ईस्ट से। इसमें कोई दिक्कत, जब पिज्ज़ा बेस को जो जिससे बनाया जाता है ईस्ट से, तो वो ढेर दिन तक अगर रह जाता है बच्चों, तो उससे क्या किसका निर्माण होता है, खमीर का। ये खमीर से ही क्या बनता है, ईस्ट बनता है। इसमें आपको कोई दिक्कत। देखिए बच्चों, तो इन्वर्टेड एंजाइम जो होता है बच्चों, है ना, ईस्ट, है ना, ईस्ट से क्या करता है, ईस्ट से हम लोग देखिए इन्वर्टेड एंजाइम का स्रोत क्या है, ईस्ट है। क्या है, ईस्ट है ना। ईस्ट से हमने क्या किया, ईस्ट से हमने एंजाइम कौन सा प्राप्त किया, इन्वर्टेज। क्या प्राप्त किया, इन्वर्टेज। और उसको सुक्रोज के साथ लगा दिया। किसके साथ लगा दिया, सुक्रोज के साथ। काहे लगा दिया, तो सुक्रोज की अभिक्रियाओं को क्या करेगा, उत्प्रेरित। क्या करेगा, उत्प्रेरित। जब उत्प्रेरित करेगा तो ग्लूकोज और क्या, फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत। फिर देखते बच्चों, है ना, ईस्ट से ही क्या बना, जाइमेज। क्या बना, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम है एक प्रकार। क्या है, एंजाइम है। कहाँ से बना, ईस्ट से। किससे, ईस्ट से। इसमें आपको कोई दिक्कत। इससे फिर क्या हुआ, हमने बच्चों ग्लूकोज लिया। क्या लिया, ग्लूकोज। जैसे देखे, कहने का मतलब क्या है, ग्लूकोज से हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया। ग्लूकोज से हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया। तो एथिल अल्कोहल कैसा बना बच्चों, जैसे देखिए, है ना, भात होता है ना, भात, जैसे चावल से भात बनता है कि नहीं बनता है। तो भात क्या होता है, जब भात को किण्वन किया जाता है, क्या किया जाता है, किण्वन, या फिर क्या किया जाता है, जाइमेज एंजाइम, है ना। भात में कौन सी होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। जैसे देखिए, जब भी कभी आप चावल खाते हो तो जाता है ग्राइंडर मशीन में, पिसा के अंदर में क्या बनता है ना, ग्लूकोज बनता है। और वो ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो जाता है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। जब भात जो होता है आपका, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसका, यानी जब वो पिसा जाता है, समझ में आएगा बच्चों, जब पिसा जाता है तो उससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। अब ग्लूकोज को, जब ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम जो आपके पेट के अंदर है वो कन्वर्ट कर देता है किस में, एथिल अल्कोहल में। किस में, एथिल अल्कोहल में। और जैसे ही एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, है ना, तो एथिल अल्कोहल की मात्रा बढ़ गई। एथिल अल्कोहल की मात्रा अगर बढ़ गया तो हम लोग क्या हो जाए, यानी अल्कोहलिस्ट हो गए। और जब अल्कोहलिस्ट हो गए तो हमारा बॉडी जो है बच्चों, जब हम लोग अल्कोहलिस्ट हो जाएंगे तो हमारा बॉडी में क्या हो जाएगा, अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब हमारे बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाएगी तो नींद आएगा कि नहीं आएगा, नींद आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। समझ में आएगा बच्चों। तो अल्कोहल के कारण क्या आता है, नींद आता है। और देखिए खाइएगा तो जैसे कहने का मतलब क्या, फाट निकलता है कि नहीं, फट निकलता है, फाट। समझ में आएगा नहीं है, तो फाट को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन्हीं के कारण होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आएगा नहीं बच्चों। आगे देखते बच्चों, डाई स्टेज। कौन सा स्टेज, डाई स्टेज। डाई स्टेज कौन से मिलता है, माल्ट से, है ना। और देखिए डाई स्टेज जो होता है बच्चों कहाँ से मिलता है, माल्ट से। अब आप हमसे पूछेगा माल्ट कौन सी होता है, समझ में बच्चों। देखिए तो माल्ट क्या करता है, स्टार से क्या करता है, माल्टोज में चेंज करता है। अब देखिए बाबू, है ना, स्रोत क्या है, माल्ट है। अब माल्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, डाई स्टेज। समझ में आएगा बच्चों। देखिए तो क्या होता है, स्टार्च। इसमें क्या माल्ट क्या करता है ना, एंजाइम जो स्रोत होता है इसका, उसे हमने क्या प्राप्त किया, डाई स्टेज। डाई स्टेज जब हमने प्राप्त किया बच्चों, कौन सी, किसके लिए, स्टार्च के लिए। तो स्टार्च क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे आलू होता है ना, आलू को पानी लेकर आलू को उसमें से छिलिएगा, समझ में आ गया बच्चों, है ना, पूरा ऐसे काटिएगा तो उसमें क्या होगा, एक उजला प्रकार का पदार्थ उसमें इकट्ठा हो जाएगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा। अब पानी का कलर चेंज हो जाएगा और नीचे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। तो जब आलू में जो आलू को जब पानी में मतलब डाल के बच्चों अगर उसको कट करते हैं तो स्टार्च कहाँ बैठेगा, नीचे। लेकिन अगर गन्ने के जूस की अगर बात करिएगा बाबू, तो गन्ने के जूस में भी क्या निकलता है, स्टार्च निकलता है। तो गन्ना के जूस में स्टार्च कहाँ रहता है, ऊपर है। कहाँ रहता है, ऊपर है। समझ में आ गया बच्चों। वो स्टार्च किस में चेंज होता है, माल्टोज में। कुछ में, माल्टोज में। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, माल्टोज में कैसे चेंज होगा, जब स्टार्च जो है बच्चों, स्टार्च कहाँ से प्राप्त हुआ, आलू का जो है, इसमें देखा आलू वाला में है कि नहीं है। और फिर क्या है आपका, गन्ने के जूस में है, गन्ने के जूस में है। तो गन्ने का अगर जूस में है बच्चों तो कौन सी है, गन्ने के जूस में स्टार्च है। तो स्टार्च में जब पानी की मात्रा अगर बढ़ा दी जाएगी, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। यानी समझ में आ कि नहीं है, स्टार्च क्या होता है
जब एन मोलिक्यूल ऑफ क्या बाबू C6H5O O5 अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। समझ में आए, स्टार्च कहते हैं। स्टार्च को जब एन मोलिक्यूल H2O के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों तो क्या बनता है, माल्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है, माल्टोज। इसमें आपको कोई दिक्कत, आगे देखते हैं बच्चों, स्टार्च से क्या बन जाता है, माल्टोज। पानी की मात्रा मिलाएंगे स्टार्च में तब क्या बन जाता है, माल्टोज। इसमें आपको कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं फिर क्या है अगला, माल्टेज। तो देखिए है ना, ईस्ट ही है जिससे हम इन्वर्टेज एंजाइम प्राप्त कर सकते हैं, ईस्ट ही है जिससे जाइमेज एंजाइम प्राप्त कर सकते हैं, ईस्ट ही है जिससे माल्टेज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको दिक्कत, तो माल्टेज जो होता है, माल्टोज को क्या कहते हैं बाबू, माल्टोज। तो अभी अभी आपको माल्टोज बताया है ना, एन मोलिक्यूल ऑफ C12H22O11 को क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं, माल्टोज। यानी सुक्रोज के पहले एन लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। तो माल्टोज को बहु कहाँ से प्राप्त किया गया, ईस्ट से। किस, कहाँ से, ईस्ट से। जब ईस्ट से प्राप्त किया गया माल्टोज को तो बच्चों किस में कन्वर्ट करता है, खाली ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, खाली ग्लूकोज। इसमें कोई दिक्कत, क्या बनाता है, खाली ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोन डी पीते हो कि नहीं पीते हो, है ना, ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोन डी कौन होता है, उसमें ईस्ट से क्या किया जाता है, माल्टेज किया जाता है ना। कहाँ से, ईस्ट में कौन, माल्टेज उसका एंजाइम हो जाता है और उसको क्या करते हैं, माल्टोज में जब उसको अभिक्रिया कराते हैं बच्चों तो खाली क्या बनता है, ग्लूकोज। खाली क्या बनता है, ग्लूकोज। यानी C6H12O6 बनता है। इसमें कोई दिक्कत, तब जाके आपको इस है ना, हम माल्टोज से हमने क्या बना लिया, ग्लूकोज, और वही ग्लूकोन डी के रूप में हम लोगों को मिलता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई नहीं बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप समझे होंगे। तो यूरिएज है बच्चों, अगला एंजाइम जो है बच्चों यूरिएज है, और ये कहाँ से मिलता है, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन से। कहाँ से बच्चों, सोयाबीन से। तो सोयाबीन तो आप अच्छे से जानते होगे बाबू। देखिए यूरिएज है ना, और सोयाबीन ऑयल है ना। तो सोयाबीन से क्या मिलता है, यूरिया। क्या मिलता है, यूरिएज, है ना। उसमें कौन सा एंजाइम पाया था, यूरिएज। समझ में आ गया नहीं बच्चों। इसमें क्या होता है, अगर देखिए बच्चों, जब भी कभी आप सोयाबीन खाते हो, समझ में आ गया नहीं बच्चों, तो आपके मूत्र मार्ग में कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा, मूत्र मार्ग में, समझ में आ गया नहीं है, मूत्र मार्ग में अगर कोई प्रॉब्लम होगा बाबू, तो उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, यूरिएज यानी सोयाबीन खाकर। किस, क्या खाकर, यूरिएज यानी सोयाबीन खाकर। इसमें कोई दिक्कत, यानी यूरिएज मतलब यूरिन। तो यूरिन में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो क्या करिएगा, सोयाबीन खाइएगा। क्या खाइएगा, सोयाबीन। और खासकर बता दे बच्चों, लड़कियों को कभी सोयाबीन ज़्यादा मात्रा नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों। क्या कि कुछ लड़कियाँ क्या होती है, मीट मुर्गा नहीं खाती है तो क्या चाहती है कि हम सोयाबीन खा लें, खूब खाती है सब सोयाबीन। समझ में आ गया नहीं बच्चों। इसमें आपको कोई दिक्कत, तो सोयाबीन खाना नहीं चाहिए। अब देखिए जैसे सोयाबीन काहे नहीं खाना चाहिए, देखिए तो यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में है ना, इस समय मोमोज का प्रचलन क्या हो गया है, ज़्यादा। समझ में आ गया नहीं, मोमोज का प्रचलन क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया है ना, मोमोज का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। देखिए तो मोमोज का कहाँ से आया है बताइए तो, चाइना से आया है कि नहीं है, कहाँ से, चाइनीज फूड मोमोज। दिखता है कि लिखता है कि नहीं लिखता है, तो चाइनीज फूड क्या, देखिए वहाँ पर क्या है, कहाँ सोयाबीन ज़्यादा खिलाया जाता है। समझ में आ के नहीं है, सोयाबीन ज़्यादा इसलिए खिलाया जाता है बच्चों कि वहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन मतलब बच्चा पैदा करने की दर क्या करना है, कम करना है। क्या करना है, कम करना है। इसलिए वहाँ पर सोयाबीन की मात्रा क्या, रेल के खिलाया जाता है महिलाओं को। समझ में आ गया, खूब खाती है क्या, सोयाबीन खाती है। समझ में आ नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ फर्टिलाइजेशन क्या है ना, वहाँ पर बच्चे एक ही अच्छे। समझ में आ गया, इंडिया में कितना 2 4 10 15 20 सब अच्छे हैं। समझ में आ नहीं वो, इसमें कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पर आपके सोयाबीन नहीं खाइएगा। अगर सोयाबीन खाइएगा तो बांझपन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। बांझपन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। तो चाइना में क्या चाहिए, उन लोगों को तो बच्चा नहीं चाहिए। समझ में आ गया बच्चों, एगो चाहिए ना तो वो नहीं चाहिए। समझ में आ नहीं बच्चों। तो वहाँ के लोग सोयाबीन क्या खाते हैं, कम खाते हैं कि ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। समझ में नहीं है। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, सोयाबीन का ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। समझ में नहीं है, ज़्यादा मात्रा खाए। लड़कियों को खासकर सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। इसमें आपको कोई दिक्कत, लड़की सब अगर सोयाबीन खाएगी बच्चों तो बांझपन का प्रॉब्लम हो सकता है आगे की तरफ। समझ में आ गया, अभी तो खूब आप मज़े से खाइएगा, चाव से खाइएगा। समझ में आ गया बच्चों, है ना। और क्या हो जाएगा, सोयाबीन अगर मज़े से खाइएगा तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। आप प्रॉब्लम होगा तो आप सोचिए क्या करना होगा, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाना होगा। इसलिए सोयाबीन क्या करना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए। इसमें आपको कोई दिक्कत, देखिए बच्चों सोयाबीन उतना ही मात्रा में खाइए, है ना, जितना आपके लिए है ना ठीक ठाक हो। समझ में आ गया, ज़्यादा मात्रा में खाइएगा। मोमोज में भी सोयाबीन खाइएगा, फिर घर पे भी सोयाबीन खाइएगा, रोज़ मोमोज खाइएगा, फिर रोज़ आपको घर में सोयाबीन बना खाइएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें कोई दिक्कत है ना बच्चों। आगे देखते बच्चों, और अगर कम मात्रा में खाइएगा बाबू सोयाबीन को तो आपके मूत्र मार्ग में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आसानी से वो सरल तरीके से, यानी कभी पेशाब में जलन होने लगे, इस प्रकार से अगर होने लगे बच्चों, तो क्या सोयाबीन खाने से वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, दूर होने लगता है। समझ में आ कि नहीं बच्चों। यानी सोयाबीन आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में, महिलाओं को तो ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। समझ में आ कि नहीं है। और सोयाबीन खाने से क्या होता है, मूत्र मार्ग में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको क्या किया जा सकता है, थोड़ी थोड़ी कम किया जा सकता है। समझ में आ कि नहीं बच्चों। जो पेशाब में जलन होगी तो इस पर को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत, ज़्यादा मात्रा में नहीं। समझ में आ कि नहीं बच्चों। और महिलाओं को ज़्यादातर सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत। आगे देखते बच्चों, है ना, पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है बच्चों, एंजाइम होता है और ये कहाँ पाया जाता है, आमाशय में। आमाशय में क्या होता है, पेप्सिन होता है बच्चों। क्या होता है, पेप्सिन होता है। आमाशय में क्या होता है, पेप्सिन होता है। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जैसे कहने का मतलब क्या है बच्चों,
है ना। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो जो आपके जो खाना खाते हो तो उसको पचाने में काम करता है और पचा कर क्या एमिनो अम्ल में चेंज करता है। किसमें? एमिनो अम्ल में। समझ में आया कि नहीं है? एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में चेंज करके यानी प्रोटीन को किस में चेंज करता है? प्रोटीन को, यानी जो चीज़ आप खाते हो नाइट्रोजन कंपाउंड जो भी खाते हो उसको, प्रोटीन को क्या एमिनो अम्ल में चेंज कर देता है। इसमें कोई दिक्कत। जैसे ही एमिनो अम्ल में चेंज होता है तो देखिए एमिनो अम्ल क्यों अम्ल में अगर चेंज हो जाएगा तो हमारे क्या बॉडी में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, है ना। क्षार उसको क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। इसलिए एमिनो अम्ल में ही चेंज करता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं बच्चों? है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं तो एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण, यानी एंजाइम के उत्प्रेरण के गुण। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। पहला क्या होता है बच्चों? सर्वोत्तम दक्षता। दक्षता का मतलब होता है पावर, यानी क्षमता। समझ में आ गया बच्चों? है ना। दक्षता यानी सर्वोत्तम दक्षता, यानी कहने का मतलब क्या है? इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत ज़्यादा पावर। समझ में आ गया बच्चों? तो आइए देखते हैं कितना पावर होता है और कैसे होता है। देखो एंजाइम का एक अणु अभिक्रिया के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। एंजाइम का एक अणु, समझ में आया कि नहीं बच्चों? 10 लाख अणुओं को क्या कर सकता है ना, अभिक्रिया के अणुओं को परिवर्तित कर सकता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? देख सकते हो बच्चों 1 मिनट में। कितना मिनट में? 1 मिनट में। तो पूछेगा कैसे? जैसे सुनिएगा, जैसे दही बनता है, दही सुने हो कि नहीं बने? सुने हो। समझ में आ गया बच्चों? तो दही कैसे बनता है? दूध में जोरन डालने पर। दूध में जोरन कब डाला जाता है? जब तक टेम्परेचर स्थिर ना हो जाए। जैसे कहने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री रहेगा। अगर खौलते हुए दूध में अगर दही के जोरन डालिएगा, यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु डालिएगा, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो सब जीवाणु का हो जैसन मर जियसन। का हो जैसन? मर जियसन। इसमें आपको कोई दिक्कत? तो सारे के सारे जीवाणु मर जाएंगे बच्चों। काहे? क्योंकि ऊंचे टेम्परेचर पर सारे के सारे जीवाणु का हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत? तो दूध दही में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब दूध दही में कन्वर्ट नहीं होगा बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो फाट जाएगा। क्या हो जाएगा? फाट जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? तो उसके लिए समझ में आएगा बच्चों, एक टेम्परेचर निर्धारित होता है ना। उस एंजाइम के लिए, लैक्टोबैसिलस एंजाइम के लिए एक टेम्परेचर निर्धारित होता है। वो टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इष्टतम ताप, है ना। कितना? 25 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक। 25 डिग्री से लेके 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको कोई दिक्कत? तो जब 37 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तब जाके आप क्या कर सकते हो? दूध में जोरन डाल सकते हो। तब जाके क्या होगा बच्चों? है ना, दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए बहुत सारा 1 ड्राम दूध लिए हो, समझ में आ गया बच्चों, और उसको अगर दही में कन्वर्ट करना है तो इतनी जोरन डलबो तब वो कन्वर्ट हो जाए, हेतनो जोरन डलबो तब वो कन्वर्ट हो जाए। इसमें आपको कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? है ना, एंजाइम का एक अणु अभिक्रिया के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट में क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? यानी उसी को उसकी क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गया बच्चों? है ना। तो एंजाइम की क्षमता क्या होती है? बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए कहने का मतलब क्या है कि आप रोज 2 रोटी खा रहे थे। क्या खा रहे थे? 2 रोटी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? एक दिन का धंगच के 10 रोटी खा लिए। क्या कर लिए? धंगच के 10 रोटी खा लिए। समझ में आया कि नहीं? और 10 रोटी खा लिए मुर्गा उर्गा के साथ हम टकटका के एकदम। समझ में आया कि नहीं है ना। तब वो सुबह में पच के निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं बच्चों? है ना। तो उसको कौन पचाया? एंजाइम। कौन पचाया? एंजाइम। इसमें आपको कोई दिक्कत? इसलिए एंजाइम की दक्षता यानी क्षमता यानी पावर क्या होती है? एकदम खतरनाक होती है। समझ में आया कि बच्चों? इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब पहले देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद बात करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता किसी एक अभिक्रिया के लिए होती है, अर्थात एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। फिर से देखिए बच्चों, प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता किसी एक अभिक्रिया के लिए होती है, यानी ये खास किसी एक ही अभिक्रिया कर सकता है, हर किसी को नहीं कर सकता। इसमें कोई दिक्कत के लिए होता है, अर्थात एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकते, यानी कि एक किसी दूसरे अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकते। मैंने बताया था ना बच्चों, जैसे आपका बाप है, समझ में आ गया बच्चों? बाप है तो बाप दूसरे के बच्चों को पढ़ाएगा कि तुमको पढ़ाएगा? समझ में आ गया बच्चों? यानी किसी खास के लिए। किसके लिए? किसी खास के लिए। इसमें कोई दिक्कत? हर किसी के लिए नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों? यूं ही पे किसी पे मर जाओगे सर? समझ में आ गया ना? यूं ही किसी पे मर जाइएगा? जवाब है नहीं। समझ में आ गया? वो आपके लिए खास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके लिए खास होना चाहिए, तभी ना आप उस पर मरिएगा। समझ में नहीं कि बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है ना? हर किसी से आपको थोड़े प्यार हो जाएगा, सवाल पैदा नहीं होता है ना। वो क्या होगी? विशेष होगी, या वो आपके लिए क्या होगा? खास होगा, तभी आपको किसी से प्यार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। समझ में नहीं बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? हर किसी पे जो मर जाता है उसको तो लफुआ कहते हैं। समझ में आया कि बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? देखिए तो कहने का मतलब क्या बच्चों? है ना, प्रत्येक एंजाइम की विशेषता किसी एक अभिक्रिया के लिए होती है, हर किसी के लिए नहीं होती है ना। अर्थात एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। इसमें कोई दिक्कत समझ में आया कि बच्चों? यानी एक एंजाइम यानी जैसे
कहने का मतलब क्या है बच्चों, है ना, जैसे इन्वर्टेज है ना, तो सुक्रोज को ही चेंज कर सकता है, किस में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, हर किसी को नहीं कर सकता है। इन्वर्टेज ग्लूकोज को नहीं चेंज कर सकता है, माल्टोज को चेंज नहीं कर सकता है, वो खाली किसको चेंज करेगा, है ना, किसको, सुक्रोज को, किस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसमें आपको कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझे होगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो इष्टतम ताप, एंजाइम का इष्टतम ताप, यानी एंजाइम कितने टेम्परेचर पर सक्रिय होता है और नहीं होता है, इसकी बात करेंगे बच्चों, समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों, एंजाइम जो होता है बच्चों, देख लीजिए 25 डिग्री से लेकर कितना डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है ना, सक्रिय होता है। यानी 25 यानी रूम टेम्परेचर और आपके बॉडी के टेम्परेचर पर ही क्या होता है, सक्रिय होता है, अन्यथा ये सक्रिय नहीं होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आए कि बच्चों। तो एंजाइम का इष्टतम ताप कितना होता है, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इष्टतम ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है, जैसा कि मैंने बताया ना बच्चों 25 से 37 डिग्री सेल्सियस। तो दूध से दही बनता है बच्चों, तो कितना टेम्परेचर चाहिए, 100, 200, 500, जवाब है नहीं। कितना टेम्परेचर चाहिए, लगभग 25 डिग्री से कितना डिग्री सेल्सियस तक, 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना, तब जाकर दूध क्या हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं बच्चों। आगे देखते बच्चों, इष्टतम पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय, जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए एंजाइम कहाँ होता है, बॉडिया में होता है। अब बॉडिया में क्या होता है, खून होता है, और खून का पीएच मान कितना होता है, 7 या 7 से ऊपर, इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। और देखिए यूरिन है, यूरिन का कितना होता है, 5, कितना होता है 5, देखिए तो 5 से कितना है, तो देखिए बच्चों, तो बॉडी में कुछ एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, रेजिन एंजाइम है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, है ना। कहने का मतलब क्या है बच्चों, इन सब यानी आपके बॉडी में मूत्र है ना, रक्त है कि नहीं है, तो इनका पीएच मान कितना होता है, कितना से कितना का मध्य होता है, 5 से 7 का मध्य होता है। तो इन्हीं के ऊपर ये सक्रिय होता है, अन्यथा सबके लिए सक्रिय नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझे होगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, है ना, सक्रिय एवं एंजाइमों की उपस्थिति, सक्रिय है ना, सक्रिय एवं सह एंजाइमों की उपस्थिति में सक्रियता, है ना, सक्रिय एवं सह एंजाइमों की उपस्थिति में सक्रियता। कहने का मतलब क्या है बच्चों, देख लीजिए एंजाइम की सक्रियता कुछ पदार्थों की उपस्थिति में बढ़ जाती है, जिसे सह एंजाइम कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, आप नीमक क्यों खाते हो, सोचिए, नीमक खाते हो कि नहीं खाते हो, समझ में आया कि नहीं है, नीमक खाते हो। और लोग कहते हैं क्या कि कॉपर के बर्तन में पानी पियो, समझ में आया, कहते कि नहीं कहते, कॉपर के बर्तन में पानी पियो, नीमक खा, समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो नीमक काहे खा, सोडियम की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ेगी, और सोडियम की मात्रा अगर बढ़ेगी तो आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सक्रिय। समझ में आया कि नहीं बच्चों। इसमें कोई दिक्कत है ना। कहते हैं लोग का कि कॉपर के बर्तन में पानी पियो, कॉपर के बर्तन में अगर पानी पिएबा तो किडनी टंटना के रही, समझ में आके बच्चों। तो काहे टंटना के रही, क्या को कौची बा, कॉपर में पानी पियो, तो कॉपर क्या करेगा, पानी में से जितनी गंदगी है उसको अवशोषित कर लेगा, और शुद्ध पानी आपको शुद्ध पानी को अपने आपके किडनी के पास भेजेगा, समझ में। और किडनी को ज़्यादा फिल्ट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको कोई दिक्कत। इसलिए है ना, उनकी सक्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझे होगे, समझ में आगे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में बच्चों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर है ना आप टेलीग्राम चैनल से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।